नमस्कार। मैं गुलामीना सह आचार्य राजनीति विज्ञान बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे स्विट्जरलैंड संविधान के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संबंधी अध्ययन। स्विट्जरलैंड संविधान के बारे में कहा जाता है कि यदि फ्रांस ने विश्व के समक्ष स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे प्रस्तुत किए हैं और ग्रेट ब्रिटेन को संसदीय संस्थाओं की शास्त्रीय भूमि कहा जा सकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने राजनीति शास्त्र को संघवाद की अवधारणा और व्यवहार प्रदान किया है, तो स्विट्जरलैंड को विश्व की राजनीतिक प्रयोगशाला कहना उचित है, जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। विश्व के अधिकांश राज्यों में प्रजातंत्र की अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया है, परंतु स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की प्रत्यक्ष प्रणाली विद्यमान है। इसके कारण राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में स्विट्जरलैंड को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं, जनमत संग्रह और आरंभन का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि वे स्विस संस्थाओं के रूप में व्यवस्थित की जाने लगी हैं। स्विट्जरलैंड और प्रजातंत्र पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाओं के माध्यम से स्विस नागरिक अपने निर्द्वंद और प्रत्यक्ष प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं और शासन की कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां अन्य प्रजातांत्रिक देशों में नागरिक निर्वाचनों के बाद अपने प्रतिनिधियों के दास हो जाते हैं, वहां स्विस नागरिक निर्वाचनों के बाद भी संप्रभु बने रहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों के माध्यम से स्विस नागरिक अपने प्रतिनिधियों की त्रुटियों को दूर करते हैं। स्विस लोग विधान के क्षेत्र में जनमत संग्रह के माध्यम से अंतिम शब्द और आरंभन के माध्यम से प्रथम शब्द कहने का सर्वथा अधिकार अपने पास रखते हैं। स्विस नागरिकों को ठीक ही संघीय सभा के तृतीय सदन की संज्ञा दी जाती है। लॉर्ड ब्रश ने कहा है कि प्रजातंत्र के विद्यार्थी के लिए स्विस शासन व्यवस्था में इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु शिक्षाप्रद नहीं है, क्योंकि वे जनता की आत्मा में प्रवेश करने के लिए वातायन खोल देती है। उसके अंतरंग विचार एवं भावनाएं निर्वाचित निकायों के माध्यम से नहीं अपितु प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित होती दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाएं। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें फर्स्ट है लैंड्सजीमेंट। लैंड्सजीमेंट का अर्थ है लोकसभा अथवा प्रारंभिक सभा। ये सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के शुद्धतम रूप हैं। लैंड्सजीमेंट संस्थाओं का विकास जर्मन लोक विवाद और ग्रामीण साझेदारी से हुआ है। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में रविवार के दिन कैंटीन के सभी वयस्क नागरिक किसी ऐतिहासिक स्थान पर एकत्रित होते हैं, सामान्य विषयों पर विचार विमर्श करते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं, और सामान्य विषयों का प्रबंध करने के लिए शासकों का निर्वाचन करते हैं। यदि आवश्यकता हो तो लैंड्सजीमेंट की बैठकें वर्ष में किसी अन्य समय भी बुलाई जा सकती है। इन बैठकों में कैंटीन के सभी वयस्क नागरिकों के लिए उपस्थिति होना अनिवार्य है। लैंड्सजीमेंट की बैठकों को अत्यधिक महत्व प्राप्त है। बैठकें प्राय अनुशासित होती हैं। लोग और वक्ता संयत व्यवहार करते हैं। बैठकों का संचालन लैंडमैन करता है, जो कैंटन का अध्यक्ष होता है। चांसलर लैंड विबल तथा शासन के अन्य पदाधिकारी बैठकों के अनुशासित संचालन में सहयोग देते हैं। बैठकों में प्रत्येक नागरिक को बोलने और मतदान करने का अधिकार होता है। लैंड्सजीमेंट कैंटों में न कोई व्यवस्थापिका होती है, न कोई जनमत संग्रह की व्यवस्था, क्योंकि वहाँ लैंड्सजीमेंट स्वयं कैंटन की राजनीतिक सत्ता के प्रतीक होती है। वह स्वयं संप्रभु संस्था है, वह स्वयं विधायी शक्ति है, वह स्वयं कानूनों का निर्माण करती है। शासन के कार्य का संचालन करने के लिए वह स्वयं कार्यकारिणी तथा अन्य पदाधिकारियों तथा न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। इस प्रकार लैंड्सजीमेंट मुख्यतः कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करती है, जिनमें प्रमुख है फर्स्ट, संवैधानिक तथा विधायी आरंभन पर विचार विमर्श करना, अर्थात पूर्ण तथा आंशिक संवैधानिक संशोधन
संशोधनों पर विचार करना तथा उन पर मतदान करना, अर्थात उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करना। दूसरा, विधियों का निर्माण। तीसरा, कर निर्धारण ऋण तथा अनुदानों को स्वीकार करना। तीसरा, नवीन पदों को स्वीकार करना तथा उनके वेतन एवं सेवा की शर्तों को निर्धारित करना। नेक्स्ट है कार्यपालिका के सदस्यों तथा न्यायपालिका के सदस्य न्यायाधीशों का निर्वाचन करना। लैंड्समेंट लोगों को एक जीवित समुदाय के रूप में जीवित रखती है और उन्हें निर्वाचन एवं मतदान के समय विभाजित नहीं करती। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का अर्थ है लोगों के पास भेजना, अर्थात लोगों से परामर्श लेना। जटचर ने कहा है कि जनमत संग्रह वह साधन है जिसके माध्यम से जनता प्रतिनिधि सभाओं के कार्यों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। रैपर्ड विद्वान का कहना है कि जनमत संग्रह निर्वाचक मंडल का अधिकार है जिसके प्रयोग द्वारा वह देश के मूलभूत कानून में किए जा रहे प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। इस तरह जनमत संग्रह लोगों के हाथों में एक ऐसा निश्चित अधिकार है जिसके प्रयोग द्वारा वे किसी अवांछित विधि को अस्वीकार कर सकते हैं। जनमत संग्रह किसी संवैधानिक संशोधन अथवा विधि अथवा अध्यादेश अथवा सार्वजनिक नीति पर कराया जा सकता है। जनमत संग्रह दो प्रकार का होता है, अनिवार्य जनमत संग्रह और ऐच्छिक जनमत संग्रह। स्विट्जरलैंड में दो प्रकार का जनमत संग्रह विद्यमान है। स्विट्जरलैंड में अनिवार्य जनमत संग्रह संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। स्विस संविधान का अनुच्छेद 123 में सुस्पष्ट है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय सभा द्वारा पारित कोई भी संवैधानिक संशोधन तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक स्विस नागरिकों एवं कैंटनों दोनों का बहुमत लोक मतदान द्वारा उस पर अपनी सुस्पष्ट सहमति अभिव्यक्त नहीं कर देता, अर्थात उसे स्वीकार नहीं कर लेता। इस तरह संवैधानिक संशोधनों में अंतिम शब्द स्विस नागरिकों का है, संघीय सभा का नहीं। स्विट्जरलैंड में ऐच्छिक जनमत संग्रह साधारण विधेयकों एवं अध्यादेशों पर लागू होता है, परंतु जिन विधेयकों और अध्यादेशों को आवश्यक घोषित कर दिया जाता है अथवा जो विधेयक सब पर लागू होते हैं, जैसा कि वित्त विधेयक, उस पर ऐच्छिक जनमत संग्रह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, परंतु आवश्यक घोषित किए गए विधेयक एवं अध्यादेश 1 वर्ष के बाद समाप्त हो जाते हैं यदि इसके दौरान उन पर लोगों की स्वीकृति प्राप्त न की गई हो। आवश्यक घोषित किए गए विधेयकों अथवा अध्यादेशों का पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी ऐच्छिक जनमत संग्रह की व्यवस्था उपलब्ध है, बशर्ते कि उन्हें अनिश्चित काल के लिए अथवा 15 साल से अधिक वर्षों के लिए किया गया हो। स्विस संघीय संविधान के धारा 6C के अनुसार कैंटन संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह अनिवार्य है। कुछ कैंटनों में यह साधारण विधियों के लिए भी अनिवार्य है। कुछ कैंटों में यदि किसी मत पर व्यय की राशि निश्चित सीमा से अधिक है तो उस पर भी जनमत संग्रह अनिवार्य है। क्लेसर और वोल्डन, निडवोल्डन, बाहरी रोड, भीतरी रोड जैसे लैंड्समेंट कैंटों में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं। इन कैंटों में लैंड्समेंट स्वयं कानून निर्माण करने वाली सभा है। नेक्स्ट है आरंभन। आरंभन का अर्थ है पहल करना अथवा यह निर्वाचक मंडल की एक निश्चित संख्या का वह अधिकार है जिसके प्रयोग द्वारा वह संविधान में संशोधन अथवा अमुक प्रकार की विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है। यह नागरिकों की निश्चित संख्या के हाथों में विधि निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने का अधिकार है। जहां जनमत संग्रह निर्वाचक मंडल को संघीय सभा द्वारा पारित संघीय संशोधनों अथवा विधियों अथवा अध्यादेशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करता है, वहाँ आरंभन उन्हें वांछित विधियों एवं संशोधनों के प्रस्तावों को पेश करने का अधिकार देता है। इस तरह एक विधियों एवं संशोधनों पर
निशेष अधिकार है तो दूसरा विधि निर्माण अथवा संशोधन करने का सकारात्मक अधिकार है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जनमत संग्रह एक प्रकार की ढाल है जिससे अवांछित विधि निर्माण को रोका जा सकता है और आरंभन मतदाताओं के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है जिसकी सहायता से वे अपने विचारों को विधान का रूप दे सकते हैं। जनमत संग्रह से विधानमंडल की क्रिया संबंधी भूल का निराकरण होता है और आरंभन से उसकी उपेक्षा संबंधी भूल का निराकरण होता है। आरंभन की व्यवस्था केवल संवैधानिक संशोधनों पूर्ण अथवा आंशिक के लिए उपलब्ध है, साधारण विधेयकों के लिए नहीं। अनुच्छेद 120 के अनुसार 50,000 स्विस मतदाता पूर्ण अथवा आंशिक संशोधन की मांग कर सकते हैं। आरंभन दो प्रकार का होता है, निर्मित आरंभन और अनिर्मित आरंभन। निर्मित आरंभन में मतदाता स्वयं विधेयक के प्रारूप को तैयार करते हैं। संघीय सभा को उस पर लोक मतदान कराना पड़ता है। यदि संघीय सभा निर्मित आरंभन से सहमत न हो तो वह उस पर लोक मतदान कराते समय अपना वैकल्पिक विधेयक या संशोधन प्रस्तुत कर सकती है अथवा जनता को रद्द करने की सलाह दे सकती है। अनिर्मित आरंभन में मतदाता स्वयं विधेयक के प्रारूप को तैयार नहीं करते, वे केवल अमुक विषय पर संघीय सभा से विधेयक की मांग करते हैं। यह संघीय सभा को एक प्रकार का सुझाव अथवा सिफारिश होती है। यह संघीय सभा की यह संघीय सभा को एक प्रकार का सुझाव अथवा सिफारिश होती है कि वह अमुक विषय पर विधेयक का निर्माण करे। यदि संघीय सभा प्रार्थियों की इस मांग या सुझाव का सिफारिश से सहमत नहीं होती तो पहले इस बात पर मतदान कराया जाता है कि क्या नागरिक प्रार्थियों से सहमत है अथवा नहीं। यदि नागरिकों का बहुमत इसे स्वीकार कर ले तो संघीय सभा को उनकी इच्छा का आदर करना पड़ता है और संशोधन विधेयक के प्रारूप को तैयार करना पड़ता है। अनिर्मित आरंभन में संशोधन विधेयक के प्रारूप को संघीय सभा तैयार करती है और उस पर पुनः लोक मतदान कराना पड़ता है। अनिर्मित आरंभन में दोहरे मतदान की आवश्यकता हो सकती है। यदि नागरिकों का बहुमत पहले लोक मतदान में प्रार्थियों के सुझाव को अस्वीकार कर दे तो उसे छोड़ दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।